डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कैबिनेट समिति का गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला। साल 2025-26 के लिए गन्ने का FRP बढ़ाकर किया 355 रुपए प्रति क्विंटल। करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना जलज की प्रगति का आकलन करने के लिए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। जलज ने गंगा बेसन में सतत खेती और कौशल विकास को बढ़ावा देकर नदी संरक्षण को आजीविका सृजन से सफलतापूर्वक जोड़ने का किया है काम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 वर्ष हुए पूरे। बीते 9 वर्षों में करीब 10 लाख से ज्यादा परिवारों तक LPG कनेक्शन पहुंचाए गए। महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति। मई महीने में पड़ेगी जबरदस्त गर्मी। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान। उत्तर भारत में बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को गन्ना किसानों के हित में फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट समिति ने 2025-26 चीनी सीजन अक्टूबर-सितंबर के लिए 10.25% बेसिक रिकवरी रेट के लिए गन्ने के फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP को बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। चीनी सीजन 2025-26 के लिए FRP मौजूदा चीनी सीजन 2024-25 से 4.41% अधिक है। FRP एक बेंचमार्क मूल्य होता है और इसके नीचे कोई भी चीनी मिल किसानों से गन्ने की खरीद नहीं कर सकती है। इसमें 10.25% के अतिरिक्त रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.46 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए FRP में 3.46 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती का प्रावधान है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये भी फैसला किया है कि जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीजन 2025-26 में गन्ने के लिए 329.05 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। चालू चीनी सीजन 2024-25 में 97,270 करोड़ रुपए के गन्ना बकाये में से 28 अप्रैल तक किसानों को लगभग 85,094 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि चुकाए जा रहे गन्ना बकाये का 87% है। आज एक बड़ा फैसला हुआ है। शुगर केन सीजन 2025 इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। यूपी के गन्ना और चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि चीनी उद्योग एवं गन्ना किसानों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध केंद्रों द्वारा गन्ना प्रजातियों को प्रदेश की पर्यावरणीय परिस्थितियों में विकसित की जाती हैं, जिनमें जमाव, बयात, पौधा, पैडी उत्पादन क्षमता, चीनी पड़ता और रोग को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में जारी की जाती है। उन्होंने बताया कि किसान
अस्वीकृत गन्ना किस्मों को अवैध या फर्जी स्थानों से खरीदकर बुआई करते हैं तो गन्ने की खेती में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है और साथ ही रोगों का प्रभाव बढ़ सकता है और इसीलिए गन्ना किसान स्वीकृत प्रजातियों की ही बुआई करें। ऐसे में किसानों को अनुशंसित बीज ही मिले और इसके लिए विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय स्तर पर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त गन्ना एवं चीनी ने उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना किसानों से अपील की है कि किसी भी अप्रामाणिक संस्था, व्यक्ति अथवा अवैध या फर्जी केंद्रों से गन्ना बीज लेकर बुआई न करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने भारतीय वन्य जीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना जलज की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के तत्वाधान में जलज कार्यक्रम सरकार के अर्थ गंगा विजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये कार्यक्रम लोगों को स्थायी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से नदियों से जोड़ता है। CR पाटिल ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जोर देकर कहा कि जलज का उद्देश्य संरक्षण के साथ साथ आर्थिक अवसर पैदा करना और नदी कायाकल्प प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। जलज ने गंगा बेसन में इको टूरिज्म, सतत खेती, कौशल विकास और कारीगरों के उत्पादन को बढ़ावा देकर नदी संरक्षण को आजीविका सृजन से सफलतापूर्वक जोड़ा है। जलज ने 9 राज्यों के 42 जिलों में 5000 से अधिक नाविक समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाया है और 2400 से अधिक महिलाओं का सहयोग किया है। समीक्षा में कहा गया कि जलज ने YouTube चैनल सहित डिजिटल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से 263 प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंपर्क प्रयास किए हैं। आउटरीच और जागरूकता को और मजबूत करने के लिए CR पाटिल द्वारा एक समर्पित जलज सूचनात्मक वेबसाइट लॉन्च की गई और इसके अलावा जलज के तहत एक विशेष फीचर सांस्कृतिक लहरें का विमोचन CR पाटिल द्वारा किया गया। सांभा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र तहसील राजपुरा के गांव में खड़ी गेहूं की फसल की कटाई का कार्य तेजी से लगा हुआ है। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के चलते किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को सुरक्षित समेटने में जुटे हुए हैं। तो वहीं सीमा के साथ सटे क्षेत्रों में कंबाइन मशीनें पहुंचाने पर सीमावर्ती किसानों ने राहत की सांस ली है। किसान संजय शर्मा, सरपंच सुरेश प्रीति चौधरी ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब से जम्मू संभाग में कंबाइन मशीनें आने के कारण गेहूं की कटाई का कार्य तेजी के साथ शुरू हो चुका है। किसानों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण कंबाइन मशीनें समय पर पहुंच चुकी हैं। अब उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द कटाई करके फसल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 साल पूरे कर लिए गए हैं। बीते 9 सालों के करीब 10 लाख से ज़्यादा परिवारों तक उज्ज्वला योजना के जरिए LPG कनेक्शन पहुंचाए जा चुके हैं। महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, बीमारियों से छुटकारा मिला है। 9 सालों में कैसा रहा उज्ज्वला योजना का सफ़र, देखते हैं धीरज कुमार की हमारी ये खास रिपोर्ट। 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश का बलिया जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने उन गरीब महिलाओं के दर्द को जाना जो पीढ़ियों से चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर थी। रोजाना या कहें कि जाड़ा, गर्मी या बरसात चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जिनकी दिनचर्या का हिस्सा बनी हुई थी। खाना बनाते वक्त रोजाना धुओं को पीना और श्वास जैसी बीमारियों को दावत देना जीवन शैली का हिस्सा थी। उसे पता भी था कि ये धुआं उनके फेफड़ों को कमजोर कर रहा है, लेकिन सामने परिवार की परवरिश और बच्चों की भूख मिटाना था। उन धुओं के साथ जीती जा रही थी। आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। प्रधानमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी उन महिलाओं की पीड़ा को समझा
चूल्हा मुक्त रसोई घर का संकल्प लिया। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ गरीब महिलाओं तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा। धुआं मुक्त रसोई की दिशा में महिलाओं की मांग के आगे लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, जो तय समय से 7 महीने पहले 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया। कारवां यहीं तक नहीं रुका। अंतिम छोर की महिलाओं तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने के वायदे को सरकार पूरा करने में जुटी रही। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 1 नवंबर 2024 तक देश भर में 10.33 करोड़ परिवारों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गैस चूल्हों तक पहुंचाई जा चुकी है। मोदी की तरफ से गैस मिला, धुआं नहीं लग रहा, हम लोग को खाना भी बन रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 9 साल पूरे किए हैं। 9 सालों में कितना बदला जीवन, कैसे बीमारियों से मिली मुक्ति, ये भले ही विशेषज्ञों के लिए रिसर्च का मुद्दा हो, तल्ख हकीकत है कि गृहिणियों का जीवन बदला है। ये बदलाव के संकेत हैं कि मुरझाए चेहरों पर खुशी है। बदलाव की फहरिस्त लंबी है। आधी आबादी को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी या पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों को इकट्ठा करने के झंझट से मुक्ति मिली है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में अधिक से अधिक पात्र किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसके लिए समय समय पर कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने बैठक में उद्यान विभाग की 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप, फव्वारा, प्याज भंडार गृह, मधुमक्खी पालन, पीएम कुसुम, कंपोनेंट बी योजना आदि की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों को मार्च में महंगाई दर कम होने से राहत मिली है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च में कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति दर क्रमशः 3.73% और 3.86% पर आ गई। पिछले साल मार्च 2024 में CPIAL 7.15% और CPIRL 7.08% थी। पिछले 6 महीने के कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए मुद्रास्फीति दर में लगातार गिरावट आ रही है। ये उन कमजोर वर्गों के लिए राहत भरा है जो बढ़ती कीमतों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इससे उनके हाथ में अधिक पैसे बचते हैं, जिससे वे अधिक सामान खरीद पाते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर होती है। सांख्यिकी मंत्रालय से इस महीने की शुरुआत में जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति में गिरावट इस साल मार्च में देश की समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 3.34% की गिरावट की पृष्ठभूमि में आई है, जो अगस्त 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। मार्च के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति धीमी होकर 2.69% हो गई, जो नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस मछली, अनाज और दूध की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण है। अमूल कंपनी ने आज से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने आधा किलो दूध यानी कि 50 मिलीलीटर दूध के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अमूल के छोटे पैक यानी कि आधा लीटर वाले दूध के पाउच के दाम 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती हुई कीमत का असर फुल क्रीम, टोन, डबल टोन और गाय के दूध जैसे सभी तरह के पाउच पर देखने को मिलेगा। मदर डेयरी ने भी बुधवार को दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। दिल्ली के फेमस दिल्ली हाट में रात 8:55 पर भीषण आग लग गई और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली हाट के स्टेज एरिया में स्थित करीब 26 टेंडर शॉप में आग लगी है और एहतियात के तौर पर इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया।
और आग के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। और इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे। और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। देश के अधिकांश हिस्सों में मई में तापमान में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और साथ ही उत्तर भारत में बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्तीय इलाकों में लू वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक हो सकती है। यहाँ लू वाले दिन सामान्य दिनों की तुलना में 1 से 4 दिन अधिक रहने की उम्मीद है। तो वहीं गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी सामान्य से अधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में मई में 1 से 3 दिन तक गर्म हवाएं चलती हैं। महापात्रा ने कहा कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है, जो 64.1 मिलीमीटर की लंबी अवधि के औसत से 109% अधिक है। इस साल मई में लगातार और तीव्र आंधी तूफान के कारण तापमान मई 2024 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को गुरुग्राम, सूरत और गुलावटी मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि गढ़शंकर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 29 अप्रैल को प्याज का भाव था 1500 रुपए, 30 अप्रैल को प्याज का भाव 250 रुपए लुढ़क कर 1250 रुपए रह गया। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 30 अप्रैल को प्याज का भाव 50 रुपए गिरकर 1200 रुपए से 1150 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 29 अप्रैल को प्याज की खरीद 1600 रुपए पर हुई। 30 अप्रैल को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1500 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 29 अप्रैल को यहाँ प्याज का भाव 1000 रुपए था। 30 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 1100 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो इंदौर, बदायूं और गढ़शंकर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि जम्मूसर मंडी में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे।
मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 29 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए। 30 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,250 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,458 रुपए, जो कि 30 अप्रैल को 2,458 रुपए पर ही टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अप्रैल को गेहूं 2,425 रुपए पर बिका, जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 29 अप्रैल को गेहूं का भाव था 3,000 रुपए। 30 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 3,200 रुपए पर हुए। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2024-25 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,54,30,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं और सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की नर्सरी लगा सकते हैं। वहीं हिमाचल के मध्य पर्वतीय इलाकों के किसान भिंडी, खीरा, कद्दू और फ्रेंच बीन्स जैसी सब्जियों की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण भी कर लें। उत्तराखंड के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में अदरक के पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में ही इस समय किसान धान की बुवाई जारी रखें। पंजाब के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में मूंग और गन्ने की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा में इस समय कपास, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई और मूली की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। दिल्ली में इस समय मूंग की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में ग्वार, लोबिया और मूंग की बुवाई की जा सकती है। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान खीरा, करेला, लौकी, तुरई और पालक की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान टमाटर और मिर्च के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।
इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मुंबई में वेव्स 2025 को किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित। वेव्स में रखी जा रही है ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव। आज से शुरू हुए सम्मेलन में जुटी मनोरंजन जगत सहित अलग अलग क्षेत्रों की वैश्विक हस्तियां। एनआईए के महानिदेशक पहुंचे जम्मू कश्मीर के पहलगाम। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है सुरक्षा एजेंसी। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, समर्थकों और षड्यंत्रकारियों को लाया जाए न्याय के कटघरे में। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने गुटरेस के साथ कथक पर उनकी सराहना की। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।